Hello viewers, this is Arindam Bhomik and welcome you all to my channel. इस क्लास में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखेंगे और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सेकेंड क्लास है, दैट इज पार्ट 2। और इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। टॉप में हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ, और फर्म का नाम लिखना है यहाँ पर। सेकेंड लाइन में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड लाइन में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर मैंने ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लिया। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इस तरफ डेबिट आ गया, क्रेडिट, यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ जाएगा, अमाउंट रुपीस, इनकम अमाउंट रुपीस। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। सो चलिए देख लेते हैं इनकम साइड में क्या आएगा और एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या आएगा। तो एक फॉर्मेट को एक बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले मैं इनकम साइड को एक्सप्लेन करता हूं। तो इनकम साइड में मुझे रेवेन्यू रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड करना है। लास्ट क्लास में हम लोग जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखे थे, वहां पर हम लोग कोई भी रिसीव हुआ रिसीप्ट साइड में डाला और कोई भी पेमेंट हुआ पेमेंट साइड में डालता था। तो वही रिसीप्ट साइड से ही आइटम इनकम साइड में मुझे रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिसीप्ट साइड का हर आइटम इनकम साइड में नहीं आएगा, क्योंकि रिसीप्ट साइड में दो तरह के रिसीप्ट्स हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड अनदर इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट, और जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड से मुझे सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट्स को ही पिक करना है, पिक करके इनकम साइड में डालना है, इनकम साइड में दिखाना है। और अभी रेवेन्यू रिसीप्ट्स मुझे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिकॉर्ड करना है, मुझे पता चल गया, दैट इज ओके। बट रेवेन्यू रिसीव करते समय मुझे कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट फाइनेंशियल ईयर 1920। मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर में मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं उसको मैंने 1920 पकड़ लिया। उसमें मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 80,000, which includes subscription for financial year 2018-19 rupees 15,000 and for financial year 2020-21 rupees 5,000। तो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 में मेरा टोटल 80,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। क्या मैं ये पूरा 80,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा? नहीं, क्योंकि इस 80,000 में ये 15,000 जो कि 18-19 का सब्सक्रिप्शन इनकम है, और ये 5,000 जो कि 2021 का सब्सक्रिप्शन इनकम है, इंक्लूडेड है। 18-19 में कुछ 15,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव करना बाकी रह गया था, वो करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 में रिसीव हो गया। मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के 1920 में इंक्लूड करके लिख दिया। बट ये जो 15,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के इनकम है। करंट फाइनेंशियल ईयर के इनकम तो रिसीव हो सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में, बट
ये 15,000 करंट फाइनेंशियल ईयर के इनकम नहीं है, तो मुझे इस 80,000 से ये 15,000 माइनस करना है। उसी तरह ये जो 5,000 है वो मुझे 2020-21 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही मिल गया। 1920 में मुझे मिल गया, रिसीव हो गया, रिसीव साइड में दिखा दिया, लेकिन ये 5,000 रिसीव हो गया लेकिन करंट ईयर का इनकम नहीं है। तो करंट ईयर के एग्जैक्ट इनकम को दिखाने के लिए मुझे ये 5,000 भी इस सब्सक्रिप्शन में जो टोटल 80,000 शो हो रहा है इससे माइनस करना पड़ेगा। दैट इज इस साल मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू रिसीव्स के अगेंस्ट में मैं सिर्फ 60,000 ही दिखाऊंगा, क्योंकि 80,000 में ये 15,000 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम था और ये 5,000 नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम है। ये दोनों मिला के 20,000 जो है, जो 80,000 में इंक्लूड है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर के इनकम नहीं है। तो इस 80,000 में से 15 + 5 20,000 माइनस करना है। माइनस करके इनकम साइड में मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 60,000 ही दिखाना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सिर्फ रेवेन्यू रिसीव हो गया तो डाल देना है, ऐसा नहीं है। कुछ ईयर भी हमें ध्यान रखना है और ये देखना है ये करंट ईयर के इनकम है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम साइड में वो सब इनकम भी डालेंगे जो अर्न तो कर लिया लेकिन उसका अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। सपोज किसी एक मेंबर को, क्लब के मेंबर को जनवरी फरवरी और मार्च के लिए 15,000 देना है। हर मंथ 5,000 करके 15,000 देना था, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने में उसने कोई भी अमाउंट नहीं दिया। तो वो अमाउंट जो उसने नहीं दिया वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बाद में रिसीव करेगा, लेकिन वो इनकम ऑलरेडी अर्न तो कर चुका है। इनकम अर्न कर चुका है लेकिन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। सो जो इनकम अर्न कर चुका है, सो मुझे एज ए इनकम यहां पर दिखाना पड़ेगा इनकम साइड में। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई एक फिक्स्ड एसेट कंपनी से सेल हो फर्म से, एनपीओ से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से सेल हो जाता है। अगर वो बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस में सेल होता है तो वो डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट को भी इनकम साइड में दिखाना है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज बुक वैल्यू है एक फर्नीचर का 1,000 बट इट इज सोल्ड एट ₹1,200। दैट मीन्स difference between 1,200 and 1,000 is ₹200, and that 200 is the profit of the organization, and that should be recorded in the income side. तो इनकम साइड में जब आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। तो मूविंग टू एक्सपेंडिचर साइड, सिमिलरली एक्सपेंडिचर साइड में भी हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में 2 तरह के पेमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। उसमें से सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स को ही लेके आना है एक्सपेंडिचर साइड में। और उसी तरह जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट्स रिकॉर्ड करते समय मुझे ये ध्यान रखना है कि ये करंट ईयर का इनकम है कि नहीं, उसी तरह रेवेन्यू पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड करते समय मुझे ये ध्यान में रखना है कि वो एक्चुअली करंट ईयर के एक्सपेंडिचर है कि नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपेंडिचर।
साइड का, टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीने का ड्यू हो गया, एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया, पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में तो नहीं शो होगा ना, तो एडजस्टमेंट में शो होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट अकाउंट में शो होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंडिचर भी नहीं है, वो पेमेंट नहीं हुआ लेकिन वो एक्सपेंस है हम लोगों के लिए, तो उसे भी कंसीडर करना है हमें, क्योंकि हम लोग एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, पेमेंट को नहीं। टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, पेमेंट हो ना हो, एक्सपेंस हुआ करंट ईयर में, मुझे रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर साइड में। थर्ड, आइटम्स सच एज बैड डेप्ट्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब कुछ स्पेशल आइटम्स है। बैड डेप्ट्स पता ही है आपको, डेप्रिसिएशन पता ही है, ये सब, ये बैड डेप्ट्स डेप्रिसिएशन नॉर्मली आपको पेमेंट साइड में नहीं मिलेगा, तो ये सब भी रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर साइड में। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई एक फिक्स्ड एसेट है जिसका वैल्यू है सपोज 1500 और उसको सेल किया गया सपोज 1000 में, जिसका बुक वैल्यू था 1500, सेल किया गया 1000 में, दैट मीन्स डिफरेंस 500 का हो गया, वो 500 लॉस हो गया, उस लॉस को भी एक्सपेंडिचर साइड में ही दिखाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने जाएंगे तब हमें डिफरेंशिएशन करना पता होना चाहिए कि कौन सा रेवेन्यू रिसीप्ट्स है एंड कौन सा कैपिटल रिसीप्ट्स है, जो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो फिर भी फॉर रिवीजन मैं एक बार बता देता हूँ, कैपिटल रिसीप्ट्स के जो प्रॉपर्टीज 3 बताया था मैंने, फिर यहाँ मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और कैपिटल रिसीप्ट्स पता चल गया, तो जो कैपिटल रिसीप्ट्स आइटम पता चल गया, तो अदर देन कैपिटल रिसीप्ट्स ऑल विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। एनी रिसीप्ट्स व्हिच डिक्रीजेस एसेट्स, कोई एक अमाउंट रिसीव हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा एसेट डिक्रीज हो गया। लाइक if organization sold the old furniture, in that case old furniture sold करने के वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास मनी रिसीव तो होगा लेकिन एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मनी रिसीव हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया, सो मैं उसको कैपिटल रिसीव बोल के कैटेगराइज कर दूंगा, उसकी कैटेगरी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजेस लायबिलिटी, मैंने एक लोन लिया, लोन लेने की वजह से मुझे रिसीव तो हुआ लेकिन उससे के साथ साथ मेरा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गया। तो लोन लिया, मनी रिसीव हुआ और उस तरफ लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गया, तो इस तरह के रिसीप्ट्स को भी कैपिटल रिसीप्ट्स ही कहा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स, this type of receipts will be of non-recurring by nature, that means इस टाइप के रिसिप्ट्स जो है रेगुलर बेसिस में नहीं होगा। जैसे कि सब्सक्रिप्शन, ये रेगुलर इंटरवल में मुझे ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता रहेगा, बट इस तरह के कैपिटल रिसिप्ट्स जो है इस तरह रेगुलर इंटरवल्स में रिसीव नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिटल पेमेंट्स भी देख लेते हैं। एनी पेमेंट्स व्हिच इंक्रीजेस एसेट्स, वो सब पेमेंट्स जिसकी वजह से मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। सिंपली मैं एक फार्म के लिए एसेट खरीदा, एसेट खरीदने के लिए डेफिनेटली मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, और इस तरह के पेमेंट को ही मैं कैपिटल पेमेंट्स बोल के कैटेगराइज कर दूंगा।
पेमेंट हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, तो मेरा ये एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, तो ये कैपिटल पेमेंट्स हो जाएगा। डिक्रीजेस लाइबिलिटीज, मेरा कोई लोन था, लोन को रिपेमेंट कर दिया, पेमेंट हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, तो मैं उसको कैपिटल पेमेंट्स बोल के ट्रीट करूंगा। नॉन रिकरिंग बाय नेचर, अगेन कैपिटल रिसिप्ट्स के तरह ही कैपिटल पेमेंट्स भी, ये भी रेकरिंग बेसिस में नहीं होता है, नॉन रेकरिंग नेचर होता है, रेगुलर इंटरवल्स में नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें रेगुलर बेसिस में पेमेंट करना पड़ेगा, वो रेकरिंग नेचर का हो गया। बट कैपिटल पेमेंट्स नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में मुझे पेमेंट्स करना नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लीजिए, और अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन को डिस्कस करते समय आप ये क्वेश्चन अपने कॉपी में उठा लीजिए, आपके सामने होना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकल। सो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payment account for the year ended 31st December 2016 and other details of Tejpur Club, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2016। सो यहाँ पर एक receipts and payment account दिया गया, जो कि जिसका डेट है 31st December 2016 में, और ये तेजपुर क्लब का है। और हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, और फॉर द ईयर एंड डेट 31st December 2016। तो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो हो जाएगा 2016, क्योंकि क्लोजिंग डेट 31st December 2016 है, मतलब ओपनिंग डेट 1 जनवरी है 2016। तो 1 जनवरी 2016 से लेके 31st December 2016 तक मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक बार। रिसीव साइड में देखिए, कैश इन हैंड ऑन 1/1/2016, ओपनिंग डेट का कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 10,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 20,000, एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ 10,000 का, डोनेशन रिसीव हुआ 18,000 का, डोनेशन फॉर क्लब हाउस 17,000 का रिसीव हुआ, डोनेशन 18,000 जो है डोनेशन रिसीव, ये जनरल डोनेशन है जिसको हम लोग रेवेन्यू रिसीव्स बोल के ट्रीट करेंगे, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और ये डोनेशन फॉर क्लब हाउस, ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस होने से उसको हम कैपिटल रिसीव बोल के ट्रीट करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम के लिए कोई मेंबर फीस दे रहा है जो कि 5,000 है। मेंटेनेंस ग्रांट, ऑर्गेनाइजेशन को के मेंटेनेंस के लिए कुछ ग्रांट, कुछ फंड सैंक्शन हो गया या मिल गया जो कि 6,000 है। कैपिटल ग्रांट, कुछ कैपिटल नेचर का कुछ रिसीव्स हो गया, कुछ फंड मिल गया कैपिटल नेचर का 7,000। याद रखिए, कैपिटल बोल दिया, कैपिटल ग्रांट बोल दिया, ये कैपिटल रिसीप्ट्स ही हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल कर दिया 1,000 का, यस फर्नीचर सेल कर दिया 1,000 का, एसेट डिक्रीज हो गया, मनी रिसीव हो गया। एक कैपिटल रिसीव्स का कैरेक्टर प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है कि पेमेंट मनी रिसीव हो गया और एसेट वैल्यू डिक्रीज हो गया कैपिटल रिसीव। सो इसके साथ हमें और एक चीज के ध्यान में रखना है कि ये फर्नीचर जो सेल हुआ 1,000 में, एक्चुअली में इसका बुक वैल्यू कितना है। एडजस्टमेंट में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 1,500। जिस फर्नीचर को हम लोग सेल कर रहे हैं उस फर्नीचर का एक्चुअल बुक वैल्यू है 1,500 का, और सेल किया मैंने 1,000 में, दैट मीन्स डिफरेंस 500।
वैल्यू था ज़्यादा, मैंने कम में सेल कर दिया, ऑब्वियसली मेरा 500 का लॉस हो गया, एंड दैट लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए पेमेंट साइड को देख लेते हैं। पेमेंट साइड में सैलरीज है 12,000 का, रेंट एंड टैक्सेस है 6,000 का, इलेक्ट्रिक चार्जेस है 3,000 का, स्पोर्ट्स गुड्स परचेस, स्पोर्ट्स गुड्स 25,000 का खरीदा गया, एनुअल डिनर, क्लब में कोई डिनर था, एनुअली कोई प्रोग्राम होता है, कोई डिनर फंक्शन रहता है जहाँ डिनर होता है, तो उसके लिए 5,000 का खर्चा हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस, क्लब को कंस्ट्रक्ट किया गया, क्लब हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया 36,000 खर्चा करके। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटा मोटा कोई एक्सपेंसेस 2,000 का। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, इसको ध्यान से देखना है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पर कुछ डेट स्पेसिफाई नहीं है, तो ये जो पेमेंट किया गया 500, ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस को मैंने यहाँ इस करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया बोल के एज्यूम करना है। क्यों ऐसा एज्यूम करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर में अगर मेरा कोई पेमेंट कोई करना है, वो मैंने कर दिया, वो मैं कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं लिखूंगा। करंट ईयर में कोई एक्सपेंस किया मैंने, उसका पेमेंट भी कर दिया, कभी भी मैं आउटस्टैंडिंग बोल के नहीं लिखूंगा। ये करंट लास्ट ईयर में मुझे पेमेंट करना था, नहीं किया, जो कि आउटस्टैंडिंग होकर कंटिन्यू हो रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, इसीलिए ये वर्ड आउटस्टैंडिंग को यूज कर रहा हूं, और इसी को देख के मुझे पता चल रहा है कि ये पेमेंट तो मैंने करंट ईयर में किया, लेकिन ये एक्चुअल एक्सपेंस है लास्ट ईयर का, ये 500। तो कैश इन हैंड क्लोजिंग डेट का बैलेंस दे दिया 4,500, बोथ साइड टोटल 94,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹5,000 फॉर 2015। जो मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 20,000 2016 में, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 5,000 सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, जो कि एक्चुअली में 2015 का सब्सक्रिप्शन इनकम था, लेकिन रिसीव हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इस 20,000 में इंक्लूड है। इस करंट फाइनेंशियल का इनकम, तो ये 5,000 एक करंट फाइनेंशियल का सब्सक्रिप्शन इनकम तो नहीं है, बस माइनस करके एक्सक्लूड करना है। सिमिलरली एंड ₹2,000 फॉर 2017। 2017 के लिए भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2016 में 2,000 का, जो इस 20,000 में इंक्लूड है। ये करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम तो नहीं है, फिर से इस 20,000 से इस 2,000 को भी माइनस करना है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2016, करंट फाइनेंशियल ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015। करंट फाइनेंशियल ईयर का सब्सक्रिप्शन मैंने ऑलरेडी 2015 में, प्रीवियस ईयर में ही 8,000 रिसीव कर चुका। वो 2015 का सब्सक्रिप्शन इनकम तो नहीं था, लेकिन ये करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2016 का सब्सक्रिप्शन इनकम है। सो मुझे इस 8,000 को इस सब्सक्रिप्शन के साथ ऐड करना है। टोटल ऑफ एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। जो यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस दिया गया 5,000 और एंट्रेंस फीस दिया गया 10,000, इन दोनों अमाउंट्स को मुझे कैपिटलाइज्ड करना है, मतलब कैपिटल रिसीव बोल के ट्रीट करना है। तो कैपिटल रिसीव बोल के ट्रीट करना है, दैट मीन्स वो रेवेन्यू रिसीव नहीं है, और रेवेन्यू रिसीव अगर नहीं है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में नहीं आएगा। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, ये बता दिया मैंने। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स इज ₹2,500 डेप्रिसिएशन हुआ। जो स्पोर्ट्स गुड्स है उसको यूज किया जाता है, डेफिनेटली डेप्रिसिएशन होगा 2,500। चलिए सोल्यूशन को देख लेते हैं। फॉर्मेट के टॉप में लिखना है इन द बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम, दैट इज तेजपुर क्लब। सेकेंड लाइन, द अकाउंट which we are preparing and it will be income and expenditure account.
एंड थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया मेरा 2016. डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, अमाउंट रुपीस, इनकम अमाउंट रुपीस. चलिए तो फिर इनकम साइड से पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम सब्सक्रिप्शन को लिख लेते हैं. क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा लिख के, अभी सोल्यूशन को समझने में इजी होगा, नहीं तो सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा. तो रिसीप्ट साइड को आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन में रिसीप्ट साइड के आइटम को ही मुझे इनकम साइड में लेके आना है, लेकिन रिसीप्ट साइड के सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट्स को ही लेके आना है. तो यहाँ पर फर्स्ट कैश इन हैंड था, वो मुझे यहाँ इनकम साइड में रिकॉर्ड नहीं होगा. ये एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा. तो और ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता भी नहीं है. तो पहले मुझे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव मिल गया 2016 में, वो टोटल 20,000 का. तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर में 20,000 लिख दिया मैंने. एड रिसीव्ड इन 2015 फॉर 2016, अभी मैंने एडजस्टमेंट में बताया था. एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 रिसीव्ड इन 2015. 2016 का सब्सक्रिप्शन जो कि 8,000 है, 2016 का जो सब्सक्रिप्शन 8,000 है वो ऑलरेडी मैंने 2015 में ही रिसीव कर लिया था 2015 में. बट ये जो 8,015 का इनकम नहीं है, वो एक्चुअली में 2016 का करंट ईयर का इनकम है. तो ये करंट ईयर तो मेरा 2016 जो चल रहा है इसके साथ आके लाके मैं जोड़ दूंगा और ये 28,000 बन गया. अभी देखिए लेस मैंने क्या किया, लेस रिसीव्ड इन 2016 फॉर 2015 एंड 2017. 2015 के लिए 5,000, वही एडजस्टमेंट नंबर 1 में देख लीजिए. 2015 के लिए 5,000 मैंने रिसीव किया था और 2017 फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंने 2,000 रिसीव किया था. टुगेदर 7,000 रिसीव किया था 2016 में. बट ये 5 + 2 7,000 करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2016 का तो इनकम नहीं है, तो उसको मुझे माइनस करना है. जो कि ये 20,000 में इंक्लूड था तो उसको माइनस करके एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि ये 7,000 करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम नहीं है. तो अभी मेरा एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वी हैव टू शो 21,000 ओनली. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया. आप क्वेश्चन को फॉलो करिए. एंट्रेंस फीस 10,000 एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा गया है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है. और यहाँ पर इनकम साइड में तो मुझे सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट ही लाना है, तो ये नहीं आएगा. डोनेशन रिसीप्ट, डोनेशन विदाउट हैविंग एनी पर्पस, विदाउट स्पेसिफिक रीजन, वो उस डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट बोल के ट्रीट करते हैं. तो रिकॉर्ड करेंगे एंड विच इज 18,000. नेक्स्ट देख लेते हैं डोनेशन फॉर क्लब हाउस. ये हो गया डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. और एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस को कैपिटल रिसीप्ट बोल के ट्रीट किया जाता है, तो रिकॉर्ड नहीं होगा. उसके बाद देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा गया. देखिए कि लाइफ मेंबरशिप फीस को भी कैपिटलाइज्ड किया जाना चाहिए, करना है. तो कैपिटलाइज्ड रिसीप्ट बोल के ट्रीट करना है तो इनकम साइड में तो नहीं आएगा. नेक्स्ट है मेंटेनेंस ग्रांट. यस, ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का तो खर्चा होगा ही रेकरिंग बेसिस में. सो उसके अगेंस्ट में जो फंड आएगा, ग्रांट्स आएगा, वो भी उस फंड या ग्रांट को भी रेवेन्यू रिसीप्ट बोल के ट्रीट करना है. और रेवेन्यू रिसीप्ट है तो वो इनकम साइड में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, जो कि 6,000 है.
उसके बाद देखिए कैपिटल ग्रांट तो ऑब्वियसली कैपिटल, आगे वर्ड कैपिटल यूज किया गया तो ये कैपिटल रिसीप्स बोल के ही इसे ट्रीट करेंगे, तो कैपिटल रिसीप्स को तो यहाँ पर लाना नहीं है। सेल ऑफ फर्नीचर सेल किया 1000 में। एडजस्टमेंट में देख लीजिए नंबर 3 एडजस्टमेंट में जिस फर्नीचर का बुक वैल्यू लिखा गया है, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 1500 बुक वैल्यू था, सेल किया गया 1000 में, मतलब 500 का लॉस है। लॉस मतलब एक्सपेंस, वो एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड हो गया होगा। तो चलिए हम लोग रिसिप्ट साइड का जितना भी रिसिप्ट था रिकॉर्ड कर लिया, और एडजस्टमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है बाकी जो इनकम साइड में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब एक्सपेंडिचर साइड को प्रिपेयर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड में देखिए पेमेंट साइड में पहला आइटम है सैलरीज है। सैलरीज के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट मैंने सैलरीज 12,000 लिख दिया। रेंट एंड टैक्सेस, रेवेन्यू रिसीप्स है, ये सब इस तरह का एक्सपेंसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डे टू डे इस सारा एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंस ही कहा जाता है, और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया मैंने। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंस है, कर दिया मैंने रिकॉर्ड। स्पोर्ट्स गुड्स परचेज बोल के लिखा गया है, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, यस स्पोर्ट्स गुड्स परचेज किया मैंने, पैसा गया, पेमेंट किया, उसके साथ स्पोर्ट्स गुड्स आया, एसेट आया। सो ये पेमेंट किया, एसेट्स आया, एसेट इंक्रीज हुआ तो कैपिटल पेमेंट हो गया, नहीं आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एनुअल डिनर, यस तो एनुअली होता है, मतलब हर साल होता है ये खर्चा, तो ये रेकरिंग बेसिस का एक खर्चा हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 5000 का। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस, क्लब कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना खर्चा किया गया, 36,000 का खर्चा किया गया। तो क्लब कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो 36,000 खर्चा किया गया, उसकी वजह से क्लब हाउस का वैल्यू भी तो बढ़ गया, उस बिल्डिंग का वैल्यू भी तो बढ़ गया, एसेट वैल्यू भी इंक्रीज हो गया। तो पेमेंट हुआ, एसेट वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल पेमेंट है जो कि एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटा मोटा एक्सपेंसेस, वो तो डेफिनेटली आएगा। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने पहले ही बता दिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से ये इंडिकेट करता है आउटस्टैंडिंग वर्ड की ये लास्ट ईयर का पेमेंट है, मतलब लास्ट ईयर के एक्सपेंस है, तो इस साल के एक्सपेंडिचर नहीं है, तो करंट ईयर में एक्सपेंडिचर साइड में इसको दिखाना नहीं है। तो लास्ट में कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि नहीं आएगा। और एडजस्टमेंट में देख लेते हैं कोई आइटम छूटा है क्या हम लोगों से, यस एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए, वहां पर डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुआ 2500 का, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है, स्पोर्ट्स गुड्स है, यूज होगा, कंटिन्यूअस बेसिस में उसका डेप्रिसिएशन होगा, तो वो एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया, तो उसको रिकॉर्ड करना है। सो और कुछ बचा नहीं है, हमें बैलेंसिंग करना है। अच्छा एक आइटम भूल गया था हम लोग, जो सेल ऑफ फर्नीचर सेल किए थे हम लोग 1000 में, जिसका बुक वैल्यू था 1500, लॉस हो गया था 500, वो दिखाना है मुझे। बुक वैल्यू था 1500, सेल किया 1000 में, लॉस 500 दिखाना है मुझे। अभी दोनों सेट को प्लस कर लीजिएगा, प्लस करने के बाद यहाँ इनकम साइड ही ज़्यादा आ रहा है जो कि 45,000 है, तो वो 45,000 दोनों तरफ लिखना है, इस तरफ लिख दिया, इस तरफ भी लिखना है। तो अब मुझे ये सारे को टोटल करके इस 45,000 से माइनस करना है, तो माइनस करके आया मेरा 14,000, जिसके अगेंस्ट में मैं लिखूंगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए इनकम एक्सपेंडिचर से ओवर हो रहा है, एक्सेस हो रहा है,
इनकम साइड जो है एक्सेस हो रहा है एक्सपेंडिचर से, तो मेरा सरप्लस हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मली एनपीओ में हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, या तो सरप्लस बोलते हैं, या तो एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम एक्सेस हो गया किसके ऊपर, ओवर एक्सपेंडिचर, वो लिखते हैं। कितना हो गया 14,000, और ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। सो ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स है वो भी कमेंट में शेयर कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।